बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 15 अप्रैल और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें हैं और मेरा तज्जिया। आज के इस व्लॉग में बहुत ही अहम खबरें हैं, जैसा कि एमल वली खान ने पाकिस्तानी जनरल्स और चलगोजों पर इकट्ठे ही हमला कर दिया है। उसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के खुसूसी इनिशिएटिव पर एक बेल्जियम का बड़ा ग्रुप पाकिस्तान में 1000 अरब की इन्वेस्टमेंट करने पहुंचा। मीडिया ने आप डॉक्यूमेंट दिखाए हैं कि पीछे वो खुद बैंकरप्ट है। उसके अलावा बांग्लादेश में बहुत कुछ हो रहा है। एक तो उन्होंने पासपोर्ट में मेजर तब्दीलियां की हैं और उसके साथ साथ बांग्लादेशी 30 साल हसीना, जिसका कोई माशके का उन्होंने क्लेम किया कि उनका एक डिप्लोमेट के साथ, एक एम्बेसडर के साथ माशका है, जिसकी वजह से बांग्लादेश और सऊदी अरेबिया के जो ताल्लुकात हैं वो क्राइसिस में चले गए हैं। 22 लाख के करीब बांग्लादेशी जो हैं वो सऊदी अरब में मुलाजमत या मजदूरी करते हैं। एक बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया। और भी बहुत सारी खबरें हैं वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो आपके जहनों में बहुत सारे सवालात हैं, जो अमरीकी कांग्रेस मेंबर्स पाकिस्तान आए थे उनके बारे में आपको शकूक हैं, सवालात हैं। वो क्यों आए तो उन्होंने इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात क्यों नहीं की, अमरीकी इनके हाथों में चले गए, ये मामला सब क्या है। तो मैं आपको क्विकली बताता हूं, बहुत सारे नाम नहीं लूंगा। 3 कांग्रेस मेंबर्स आए थे, एक इस ट्रिप में लास्ट मिनट ऐड हुए। उनका कोई कलीदी किरदार नहीं था। जाहिर है वो भी एक मोतबर मोअज़्ज़ज़ कांग्रेस मेंबर है, लेकिन उनका कोई कलीदी किरदार नहीं था। 2 कांग्रेस मेंबर्स थे असल में जिनका कलीदी किरदार था। उनमें से एक कांग्रेस मेंबर ऐसे थे जिनको पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स पाकिस्तान लाना चाहते थे। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी और उन्होंने उनको बार बार इन्वाइट किया था। उनकी जो पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं, जो उनकी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है, वो जो अमेरिकी कांग्रेस मेंबर है उनकी, वो पाकिस्तानी मिलिट्री के जो ख्यालात हैं उनके साथ या मौजूदा रजीम के ख्यालात के साथ बहुत हामांगी है। उनके ख्याल में पाकिस्तान में इतना कुछ गलत नहीं हो रहा, मामला सारे सेट हैं। और पाकिस्तानी जर्नल्स को लगता है कि वो जो कांग्रेस मेंबर है उनके साथ साड़ी गल हो गई है, मतलब कि वो हमें सपोर्ट करते हैं, वो समझते हैं कि हम बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। तो उनको इनवाइट किया गया था, उन्होंने आना ही आना था। ये कोई ये समझ लीजिए सियासी दौरा नहीं था एग्जैक्टली। आए तो थे वो सारी चीजें देखने, लेकिन इसमें फौजी नवीयत के जो काम थे, मतलब डिफेंस से रिलेटेड मामला थे, वो ज्यादा इसके अंदर जो थे वो फोकस थे। जब हमें पता चला कि ये दौरा हो रहा है तो हम में से, पाकिस्तानी डायस्पोरा में से कुछ लोग जो हैं वो जाके जो दूसरे कांग्रेस मेंबर थे जो बहुत इफेक्टिव जिनका रोल था उनसे मिले, उनसे बातचीत की, उन्हें बताया कि पता चला है कि दौरा हो रहा है, और उनसे गुजारिश की कि आप भी इसमें जरूर जाएं, क्योंकि उनके बारे में एक ख्याल है कि वो मौजूद आदमी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और वो बात करते हैं जो करनी चाहिए, असूल पसंद आदमी है, वो अपने रब से डरने वाले बंदे हैं। ये उनके बारे में एक अमूमी ख्याल है। तो उनसे जब बात की गई तो उन्होंने मुलाकात के बाद फ्री इमरान खान का नारा भी लगाया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं करूंगा और तमाम चीज़ें देख कर भी आऊंगा। पाकिस्तान गए। पाकिस्तान जब गए तो बहुत सारी चीज़ें मैं जानता हूं जिनको मैं आपके सामने नहीं रखूंगा, लेकिन ये ज़रूर तय है, ये मैं आपको वाजे कर दूं कि एक कांग्रेस मेंबर ऐसे थे कि जो इमरान खान की फैमिली से भी मिलना चाहते थे और जो इमरान खान से भी मिलना चाहते थे और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी मिलना चाहते थे, पाकिस्तान में मौजूद मीडिया से भी मिलना चाहते थे। इससे ज़्यादा डिटेल्स मैं आपको नहीं दे सकता, बस इतनी ज़हन में रखिए। और उन्होंने इसके लिए भरपूर कोशिश भी की। और जब आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने वहां पर भी जो मैसेज कन्वे उन्होंने करना था वो उन्होंने मैसेज कन्वे किया। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने पब्लिकली कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी जिससे आपको पता चलता हो। अब ये जो मुलाकातें ना हो सकी, ये कहानी कभी फिर सही कि क्यों नहीं हो सकी, इसके अंदर भी एक बात है, लेकिन उन्होंने इसकी, जो मेरे पास इत्तलात है, जराए से इत्तलात हैं, उन्होंने इसकी भरपूर कोशिश की। जो दूसरे कांग्रेस मेंबर थे उन्होंने ना कोशिश करनी थी, ना वो इस काम के लिए गए थे, ना उनका इंटरेस्ट था, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब आते हैं दूसरी तरफ। अब मैसेज कन्वे हो गया और वो बॉडी लैंग्वेज से और बहुत सारी चीज़ों से आपको नजर आ रहा होगा। अगर आप वीडियो दोबारा देखेंगे आर्मी चीफ की मुलाकात जो हुई है कांग्रेस मेंबर्स के साथ, तो उसमें आपको बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ समझ आ जाएगी। हमारे जराए बता रहे हैं कि अच्छी तरीके से जो ह्यूमन राइट्स और दूसरे मामलों के ऊपर मैसेज है वो कन्वे हुआ है। अच्छा, अब अगली बात आपके सामने रख देते हैं कि अब आप कहते हैं कि फिर खुल के पब्लिक स्टेटमेंट क्यों नहीं दी गई। मेरे ख्याल में वो भी आएगी। कब आएगी मुझे नहीं पता, कौन देगा मुझे नहीं पता, मैं ज्यादा नहीं कह सकता। जाहिर है डिप्लोमेसी में आप अपना केस लोगों के सामने रखते हैं, आप किसी को कंट्रोल नहीं करते, गन पॉइंट पे ये चीजें नहीं होती। हर मुल्क अपना इंटरेस्ट देखता है। मैं आपको कभी वैसी बातें नहीं बताऊंगा जो माजी में आपने सुन रखी हैं कि फाइल ट्रंप की टेबल पर चली गई है, ट्रंप साहब ने ट्वीट का टेक्स्ट मंगवा लिया है, ट्रंप ने पूछा है मेरे दोस्त इमरान खान कैसे हैं, फलां चीज़ ऐसे है। वो सब मेरे ख्याल में वो सब हवाई बातें थी, उनमें कोई रियलिटी नहीं थी। क्योंकि अभी तक जो ट्रंप टीम में हाईएस्ट हमारा राब्ता हुआ है पाकिस्तानी डायस्पोरा का, वो या तो रिचर्ड ग्रैनल के साथ हुआ है और या ज़ल्मे खलीलजाद साहब के साथ किसी का हुआ है, और दोनों में
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी उसमें किरदार नहीं है, किसी का भी, मेरे समेत हमारा नहीं है। वो पाकिस्तानी डायस्पोरा का काम है, और उनमें उन लोगों का भी नहीं है जो पाकिस्तान गए हुए थे मुज़ाकरात करने के लिए। वो दोस्त भी कांग्रेस मेंबर्स वगैरह को मिलते रहे, लेकिन उस सीनियर लेवल पर उनका भी इंटरेक्शन नहीं है। हाँ, एक इंटरेक्शन कहीं फंड रेजर हो रहा था, अमेरिका में रहने वाले लोग इस बात को समझते हैं, जिसमें लॉरा ट्रंप के साथ मुलाकात हुई थी उस फंड रेजर में, लेकिन वो कोई स्ट्रेटेजिक मुलाकात नहीं थी, वो एक फंड रेजर पर जाकर वहां मुलाकात थी। और लॉरा ट्रंप भी उस तरीके से, वो जाहिर है कैंपेन में तो वो थी, प्रेसिडेंट ट्रंप की रिश्तेदार भी हैं, लेकिन वो स्ट्रेटेजिकली उस पोजीशन पर नहीं थी कि वो फॉरेन पॉलिसी के अंदर कोई बहुत ही अहम किरदार अदा कर सकें। तो ये जो जब आपकी होप्स को बहुत, हाँ, रिचर्ड ग्रेनल और ज़ल्मे खलीलजाद वो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट उनकी पोजीशन है स्ट्रेटेजिकली। देखते हैं आने वाले दिनों में उनकी अपनी रीडिंग क्या है, क्योंकि हमारी जो भी कभी इंगेजमेंट हुई है, हमने अमेरिका की इंटरफेरेंस कभी नहीं मांगी। हमने हमेशा एक ही बात कही है कि अमेरिका के अपने प्रोफेस्ड प्रिंसिपल्स हैं, रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स। ये जो अपने प्रोफेस्ड प्रिंसिपल्स हैं, अमेरिका उसके लिए खड़ा हो, पाकिस्तान में कोई इंटरवेंशन ना करे, कोई मदद ना करे, लेकिन जो मदद हो रही थी पहले इन तमाम चीज़ों को दबाने की, उनके ऊपर एक लाउड एंड क्लियर मैसेज जाए कि ये जो कहीं पे भी, जैसे आप गौर कीजिए कि अभी फॉर एग्जांपल बहुत सारे मुल्कों के अंदर आप देखते हैं कि जैसे ही कोई अरेस्ट होती है, किसी भी पॉलिटिकल फिगर की अरेस्ट होती है, तो फौरी तौर पर अमेरिका से ये कमेंट आ जाता है कि ये अरेस्ट जो है ये इलीगल हुई है, ये डिटेंशन जो है इलीगल हुई है, ये नहीं होनी चाहिए अफ्रीका के छोटे मुल्कों से लेके बड़े मुल्कों में। लेकिन पाकिस्तान के बारे में अभी तक कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं। तो वो जो इंटरवेंशन है, या वो जो एक थोड़ा सा आप ये कह लीजिए कि एक इनडिफरेंट रवैया है, उसके बारे में हमारी डिप्लोमेसी या एडवोकेसी है, इससे ज़्यादा नहीं। तो बहरहाल ये मैं आपको बता दूं कि मायूस होने की कोई बात नहीं है। डिप्लोमेसी के अंदर आप कोशिश करते हैं, कई दफ़ा कामयाब होते हैं, कई दफ़ा नाकाम होते हैं। हवाई बातें आपके सामने नहीं रखेंगे जैसे पहले रखी गई। मैंने जैसे आपको बताया कि अब फाइल इधर चली गई है तो अब उधर चली गई, तो अब उन्होंने ये कहा, ये इसमें इन चीज़ों में रियलिटी नहीं थी। माजरत के साथ ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने का काम था मेरे ख्याल में। अब जब मैं रेट्रोस्पेक्टिवली देखता हूं तो मुझे ये लगता है कि ये जनरल साहबान की ये साजिश थी, जानबूझकर ऐसे बयान दिलवाए गए कि बस बात हो गई है, और मीन इस तरफ से बात हो गई है कि जनाब ट्रंप साहब से, अच्छा, एक मीडिया पर यह भी खबर चलवा दी गई कि फलां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शख्सियत की ट्रंप से मुलाकात होगी। ये भी दुरुस्त नहीं था। ये सब कुछ इसलिए शायद करवाया गया कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो कंफर्टेबल रहें, उनको ये ना लगे कि कुछ नहीं हो रहा, और वो कोशिश ना करें ज्यादा, तो उनको जरा ठंडा रखने के लिए इस तरह के बयान दाग दिए गए। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, और वो अब आपके सामने। लेकिन इसका एक फायदा भी हुआ, ये जो सारा डिबैकल हुआ, इसमें अब बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो अब इस डिप्लोमेसी के काम में सामने आ गए हैं, और आने वाले दिनों में आपको कोशिश करते नजर आएंगे। उनको अंदाजा हो गया है कि बहुत सारे लोग जो क्लेम कर रहे थे वो रियलिटीज नहीं थी, वो काम उस तरीके से नहीं हो रहा था, क्लेम हो रहे थे। तो आपको सिर्फ ये लंबी खबर हो गई, लेकिन आपको बताने की बात यह है कि एक तो एक्सपेक्ट कीजिए कि किसी ने, हमने कभी भी, मेरा तो एक ही स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान में हमें इंटरफेरेंस नहीं चाहिए किसी की भी, बल्कि जो इंटरफेरेंस हो रही है उसको रुकवाना है। यही बात हर जगह पर जहां भी एंगेजमेंट होती है वो की है। तो मैसेज भी वहां गया है मेरी इतलात के मुताबिक। हाँ, ये ज़रूर है कि एक कांग्रेस मेंबर मिलना चाहते थे, उन्हें नहीं मिलने दिया गया, लेकिन मैसेज भी गया है, और उसके साथ साथ आने वाले दिनों में आपको बयान आता हुआ भी नजर आएगा। दूसरी बात, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, वो अगर तो बिल्कुल फॉर एग्जांपल नून या पीपल्स पार्टी की तरह होती तो वह भागकर मिल लेती। अब आप कहेंगे आप जस्टिफिकेशन दे रहे, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इमरान खान का एक नजरिया है, एक आपने मतानत के साथ, वकार के साथ फॉरेन एंगेजमेंट करनी। आप सबको इमरान खान साहब का पता है कि वो कभी अपने वकार से नीचे नहीं उतरते। इस वजह से भी पार्टी ने भी वही इमरान खान साहब की पॉलिसी जो है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन एक दो लोगों का मुझे पता है कि वो अगर मिलना चाहते तो मुलाकात हो सकती थी, लेकिन उसका उतना फ़ायदा शायद ना होता उस मुलाकात का, क्योंकि जो बात वहाँ होनी है वो यहाँ से कन्वे कर दी गई है और लोगों को पता थी। और मैंने जैसे आपको कहा कि 3 में से 2 लोगों को आप कुछ भी कन्वे करते, मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा फ़ायदा होना था। एक शख्सियत थे जिनको फ़ायदा होना था, और उनको वो सब कुछ कन्वेड था, और मेरी इतलात है कि उन्होंने आगे भी कन्वे कर दिया। तो ये ज़रा चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब अगली खबर की तरफ चलते, तो इसमें इतनी कोई बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट होने की, डिसहार्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिप्लोमेसी में आप रोज़ काम करते हैं, आप कई दफ़ा कामयाब हो, तो किसी को पैसे दे के आपने सौदा तो नहीं किया हुआ ना किसी का। ये तो आप अपना केस प्रेजेंट करते हैं, कई दफ़ा उसमें आपको सक्सेस होती है, कई दफ़ा नहीं होती। और दूसरा ये है कि ये जो सफ़र होते हैं ना, ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आपने पहले साल में 20%, अगले साल में 30% और फिर इतना मुनाफा कमाना है। ये तो जद्दोजहद है, और जो जद्दोजहद होती है डेमोक्रेसी की, ह्यूमन राइट्स की, वो तो उसके आपको नताइज का नहीं पता होता, लेकिन आपने हक की साइड पे खड़े होकर कोशिश करते रहना है। हमारा काम कोशिश करते रहना है, आइंदा भी करेंगे, भरपूर अंदाज से करेंगे, और कोशिश होगी कि इसमें से कोई ना कोई नतीजा आए। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। एमल वली खान साहब ने कहा है कि हमारे जर्नल्स जो है वो चलगोजों की हिफाजत कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे। सीधा ही हमला उन्होंने जर्नल्स और चलगोजों दोनों पर कर दिया है। पता नहीं उनकी चलगोजों से दुश्मनी है या जर्नल्स बुरे लग रहे हैं। जर्नल्स का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा
कि वजीरस्तान में ना महसूद जा सकते हैं ना वजीर जा सकते हैं, मतलब दोनों कबाइल के लोग वहां पर सेफली नहीं जा सकते। अहमद वली खान ने कहा कि मैं भी नहीं जा सकता वहां पर, लेकिन वहां पर 900 मुरब्बा किलोमीटर कहा उन्होंने, पता नहीं मुरब्बा मील कहा, मुझे इलाका नहीं पता, लेकिन 900 का उन्होंने या 900 एकड़ कहा। अब ये मुझे नहीं पता कि कितना वसी और अरीज वहां पर चलगोजों का के बागात हैं। उन्होंने कहा लेकिन देख लें वहां पर ना महसूद जा सकते ना वजीर, कोई सेफ नहीं है, लेकिन चलगोजों के बाग सेफ है, क्योंकि चलगोजों के जो बाग हैं उनकी हिफाजत पर हम मामूर हैं, और जिन्होंने लोगों की हिफाजत करनी थी वो चलगोजों की हिफाजत कर रहे हैं, आड़े हाथों मिलिट्री जनरल्स को ले रहे हैं। लग यही रहा है कि उनके कोई मुतालबात पूरे नहीं हुए जो उनको बकदरे जुस्सा, क्योंकि जुस्सा भी माशाल्लाह उनका पॉलिटिकल जो है, मैं उनका वाजे जो फिजिकल जुस्से की बात नहीं कर रहा, पॉलिटिकल जुस्से की बात कर रहा हूं, वो उनके हिसाब से बहुत बड़ा है, लेकिन पॉलिटिकल साइज उनका बहुत छोटा है। तो अब पता नहीं जनरल्स ने उन्हें कितना हिस्सा दिया है जो वादा किया था या नहीं दिया, तो अब वो चलगोजों के पीछे हो गए हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में इस पर क्या होता है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, और वो खबर है बेल्जियम से। जी हाँ, हमारे आपको पता है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री, उन्होंने कोई तकरीबन 2 साल पहले ऐलान किया था कि मुल्की मईशत बस संभली के संभली, और जो इंतशारी हैं वो ऐसी बात कर रहे हैं, मईशत हमने संभाल ली। उन्होंने SIFC बनाया, पूरा भरपूर हम सबको बताया, और अब बेल्जियम से एक बहुत ही तगड़े पाकिस्तानी तशरीफ लाए, और जिनका नाम परवेज लोसर, उन्हें शायद पेजा लोसर कहते हैं गुजरात के इलाके में, मुझे लोगों ने बताया। परवेज लोसर साहब वहां पहुंचे एयरपोर्ट पर, और उन्होंने बताया कि 1000 अरब की इन्वेस्टमेंट वो लेकर आ रहे हैं, और उनके साथ वाले, उनका ग्रुप या उनके साथ वाले ओवरसीज पाकिस्तानी ला रहे हैं। उसके अगले दिन ही सोशल मीडिया के ऊपर उनकी कार वॉश की वीडियोस जारी हो गई कि वो खुद अपने हाथों से गाड़ियां धो रहे हैं और कार वॉश कर रहे हैं। अब कार वॉश करना कोई बुरी बात नहीं, अलकासिबु हबीबुल्लाह, हाथ से रोजी कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है, और वैसे भी आपको पता है कि जो अपने हाथ से रोजी कमाता है वो बिल्कुल बेहतर है चोरों डाकुओं चक्कों से। तो इसलिए हाथ से रोजी कमाने की कोई बात नहीं, लेकिन अब आप गाड़ियां धो के 1000 अरब की इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकते ना। तो वो जब उनकी वो वीडियो वायरल हुई, पहले ये जरा छोटी सी वीडियो सुन लीजिएगा। हाँ, अभी जो है जो आपके सवाल हैं, आज आपके सवाल तसल्ली करते हैं। आपने छापा लगाया है, हम आपके छापे का भिजवा दें। तो इससे मिलने आए थे कि लोसर साहब वहाँ पे क्या करते हैं, तो आज हमने देखा कि लोसर साहब यहाँ पे गाड़ियाँ जो है वो गाड़ियों की धुलाई करता हूँ। सुन लिया आपने, वो जब वीडियो वायरल हुई, हमने पहले भी दिखाई थी आपको, तो उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने कुछ इंटरव्यूज दिए, और उन्होंने कहा कि लोसर कार वॉश जो है वो बहुत बड़ा ब्रांड है। जी, ब्रांड नहीं है, ब्रांड है। तो उन्होंने, मुझे तो लगा कहीं इसमें से ब्रांडी के साथ तो नहीं कहीं कार वॉश करते, जो उन्होंने कहा ब्रांड है। तो उन्होंने ये कहा कि बहुत बड़ा यूरोप का ब्रांड है, और ये मजाक उड़ा रहे हैं, तो बिल्कुल कार वॉश का हमारा बहुत बड़ा ब्रांड है। अब ये रिपोर्टेडली इसलिए कहूंगा कि जो अगला क्लेम है वो डॉक्यूमेंट्स जाहिर है यूरोप से जाके हम तो नहीं लाए, इसलिए फॉर लीगल रीजंस हम यही कहेंगे कि रिपोर्टेडली, या जैसा सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हुआ, ये डॉक्यूमेंट आपके सामने रख रहे हैं जो सोशल मीडिया पर शेयर हुए हैं डिफरेंट अकाउंट्स की तरफ से, और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो लोसर कार वॉश है, ये जो बहुत बड़ा ब्रांड है, ये लोसर कार वॉश 2018 में 9000 यूरो का इसे खसारा हुआ। चलें, खसारा को अरबों में नहीं हुआ, सिर्फ 9000 यूरो का हुआ, और 2019 में 6000 यूरो का मुनाफा हुआ। वाह जी वाह, गुड जॉब। 2 सालों में कम से कम 9 और 6 तो निकालें तो 3000 मुनाफे में कम से कम आप आ गए, ब्रांड तो बन गया। लेकिन इसके बाद कारोबार मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया और बैंकरप्ट हो गया, ये जो लोसर कार वॉश बताया जा रहा था। तो अब ये जो पेजा लोसर साहब है, इन्होंने किस तरीके से ये सारी कहानी टोपी आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब को पहनाई है ये हमें नहीं पता, लेकिन पहना दी है, और वो मीडिया पर भी इंटरव्यू दे रहे हैं। तो बस आप आगे खुद ही अंदाजा लगा लें कि सिर्फ यहां पर अकेली मरियम नवाज साहबा की किस्मत नहीं जागी, और भी हमने हर जगह से उनके भाई ढूंढे हैं जो उन्हीं की तरह की सोच रखते हैं या उन्हीं की तरह की कैपेबिलिटी रखते हैं, और उन्हें लाकर हमने लॉन्च किया है। अगली खबर आपके सामने पार्लियामेंट से रखते हैं। खबर यह है कि जुनेद अकबर साहब ने एक तकरीर की, और उस तकरीर में जरा उन्होंने चौधरी निजामुद्दीन को आड़े हाथों ले लिया। अब उमर अयूब साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि जो तकरीर जुनेद अकबर साहब ने की, तगड़ी सख्त तकरीर थी, उसको पहले तो ब्रॉडकास्ट ना होने दिया गया टेलीविजन पर, उसके बाद उस तकरीर को डिलीट करवा दिया गया। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, उस तकरीर को अकॉर्डिंग टू उमर अयूब साहब एजेंसीज के बंदे असेंबली आए सेक्रेटेरिएट में, और जो आर्काइव थी वो तकरीर, जो जाहिर है ब्रॉडकास्ट तो नहीं हुई लेकिन असेंबली का एक अपना रिकॉर्ड होता है, उसकी जो वीडियो तकरीर थी वो भी डिलीट करवा दी गई, और जो उसका ट्रांसक्रिप्ट था, मीन जो लिखा हुआ उसका ट्रांसक्रिप्ट था, वो भी गायब करवा दिया गया। मतलब कि इससे बड़ी डाका दिन दहाड़े बड़ा कौमी असेंबली में क्या होगा। स्पीकर भी खामोश हैं, सभी खामोश हैं, लेकिन ये कौन सा पहला डाका है। यहाँ तो असेंबली के अंदर घुस के MNAs तक को उठा लिया हुआ है, यहाँ तो जजेस के कमरों में कैमरे लगा दिए हुए हैं, तो ये कौन सा डाका है। बहरहाल ये भी एक इंटरेस्टिंग, मैं ये कहूँगा कि डायमेंशन है कि अब चौधरी निजामुद्दीन साहब अपने खिलाफ हुई तकरीर को हर तरह से डिलीट भी करवा रहे हैं।
अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ और वो बांग्लादेश से है। बांग्लादेश ने अवामी दबाव पर पासपोर्ट में इसराइल के लिए ये पासपोर्ट कारामद नहीं है ये दर्ज कर दिया है। मीन पहले ये हटा दिया गया था, बांग्लादेशी शहरी वहां ट्रेवल कर सकते थे। अब अबारत बहाल कर दी गई है कि ये पासपोर्ट वहां के लिए कारामद नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान के पासपोर्ट पर लिखा हुआ है ये। तो अब इस पर इसराइली सफर पर पाबंदी दोबारा लग गई है और ये फैसला जो कुछ भी आजकल फ़लस्तीन, गज़ा और ये सारी सिचुएशन हो रही है उसके तनाज़र में हुआ है और बहुत ज़्यादा प्रेशर था बांग्लादेशी गवर्नमेंट के ऊपर, तो उन्होंने ये फैसला वहाँ पर लिया है। बांग्लादेश से एक और आपको खबर देते हैं, बहुत ही डिफरेंट किस्म की खबर है, इंटरेस्टिंग भी है और डिफरेंट भी है। और ये खबर हम अफेयर की वजह से नहीं दे रहे बल्कि इसमें से जो डिप्लोमेटिक क्राइसिस खड़ा हुआ है उसकी वजह से दे रहे हैं। बांग्लादेश की एक जो मिस अर्थ बांग्लादेश है उनका नाम है मेघना आलम। जी हाँ, मेघना आलम ये 30 साल एक्ट्रेस है, मॉडल है और मिस अर्थ बांग्लादेश 2020 की ये विनर है और चेयरपर्सन है मिस बांग्लादेश फाउंडेशन। इन्होंने हाल ही में कोई एक आध दिन पहले इन्होंने हाल ही में एक वीडियो जारी की और वीडियो और साथ कुछ स्क्रीनशॉट्स जारी किए जिसमें इन्होंने क्लेम किया कि एक सऊदी डिप्लोमेट उनके साथ, नाम तो हमारे पास है लेकिन हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के और सऊदी अरब के मरासम इस वजह से ख़राब हों, लेकिन इन खातून साहबा जो थी इन्होंने ये कहा कि एक डिप्लोमेट हैं सऊदी जिन्होंने मुझे शादी की ऑफ़र की, मेरा उनके साथ दोस्ती थी और मैंने इनकार कर दिया, जिसके बाद वो अब मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं या हरास कर रहे हैं या वट इस तरह के इन्होंने क्लेम किए। एलिजिडली, जाहिर है क्योंकि इनके क्लेम है, अभी हतमी उसके ऊपर डिसीजन तो नहीं हुआ। उसके साथ ही थोड़ी देर के बाद ही इनके घर पर छापा पड़ा पुलिस का और इन्होंने उसको लाइव ब्रॉडकास्ट कर दिया फेसबुक पर उस छापे को और पूरी दुनिया को दिखाया कि पुलिस इनके घर के बाहर खड़ी है, इनको गिरफ्तार करना चाहती है। इवेंचुअली पुलिस घर के अंदर आई, इनको गिरफ्तार किया और उसके बाद ये गायब कर दी गई और इनके फेसबुक से वो तमाम चीज़ें डिलीट भी कर दी गई। इनके वालिद ने अगले दिन ढाका की हाई कोर्ट के अंदर रिट की और ढाका की हाई कोर्ट ने भी इस पर रिजर्वेशन दी कि ये गैर कानूनी किस्म की जो है ये अरेस्ट है। जो मिनिस्ट्री है कानून की, उन्होंने भी कहा कि इस अरेस्ट में कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए। बहरहाल इन्हें 1 महीने के लिए जेल में गालिबन डाला गया है और इन पर चार्जेस ये हैं कि इन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर है उसमें इन्होंने खलल डाला है और डिप्लोमेटिक रिलेशंस एक कंट्री के साथ हमारे मुतासर करने की कोशिश की है। यहाँ ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 22 लाख के करीब, प्रिसाइजली 21.5 लाख जो बांग्लादेशी हैं वो लेबर या मुलाजमत सऊदी अरब में करते हैं और बड़ा ज़र मुबादला वहाँ से आता है। तो बांग्लादेश के लिए एक बड़ा डिप्लोमेटिक क्राइसिस ये जो मिस आलम है इन्होंने, हसीना आलम साहबा ने क्रिएट कर दिया है। तो कई दफ़ा देखें इस तरह भी हो जाता है इस तरह के कामों में। अगली खबर आपके सामने रखते हैं जी, और अगली खबर यह है कि पाकिस्तान में एक बड़ा स्कैंडल हुआ है। 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल दरामद करने वाला मुल्क पाकिस्तान बन गया। आप कहेंगे ये तो अच्छी बात है, गिल साहब इसमें स्कैंडल क्या है आपको बताते हैं। स्कैंडल इसमें यह है कि पंजाब की फ्री सोलर स्कीम से 1 लाख घरों को सोलर सिस्टम दिए जाने थे, लेकिन इसमें फिर हुकूमती मफादात के इल्ज़ामात भी लगे। जाहिर है कि ये ठेके दिए गए या इंपोर्ट उन्होंने की, सब्सिडाइज प्राइस पे की, आगे महंगे बेचे। लेकिन असल इसमें स्कैंडल ये है कि अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके दुनिया में सबसे बड़ा सोलर इंपोर्ट करने वाला मुल्क या जो 2-3 बड़े सोलर इंपोर्ट करने वाले मुल्क उनमें हम एक बन गए और इतना सारा सोलर लाके पाकिस्तान में इंपोर्ट कर लिया। अब जो सोलर से बिजली पैदा होती है उसके रेट्स चेंज कर दिए हैं, मतलब वो जो वापस ग्रिड को बेचते हैं उसके रेट्स चेंज कर दिए हैं और अब लोगों पर सख्ती कर रहे हैं, जो सोलर लगा रहे हैं उनके लिए तकलीफें क्रिएट कर रहे हैं। तो पहले सोलर इंपोर्ट करके अपनी जेब में पैसे डाल लिए, अब जो उससे लोगों ने फायदा लेना है वो उनको रोक रहे हैं। तो ये डेफिनेटली फिर स्कैंडल है और कल को नैब का स्कैंडल बन सकता है।